नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है वंचित। आज लक्ष्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बिना बताए पता नहीं वह कहाँ चला गया था। निधि ने अपने पति हेमंत से कहा, 2 घंटे हो गए हैं, बिना बताए कहीं जाता तो नहीं? पता नहीं आज कहाँ चला गया है, ज़रा पता लगाओ तो। हेमंत ने लापरवाही से कहा, कहाँ गया होगा? यहीं कहीं अपने दोस्त सुमित के यहाँ गया होगा। तुम तो व्यर्थ ही चिंता कर रही हो, अभी आ जाएगा। परंतु माँ का हृदय कचोट रहा था। आज रविवार का दिन था, इसलिए निधि और हेमंत दोनों को भी छुट्टी होने के कारण वे भी घर पर ही थे। माँ का दिल घबरा रहा था, इसलिए निधि अकेले ही एक्टिवा उठाकर सुमित के घर की तरफ चली गई। सुमित का घर उनके घर से कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर था। सुबह के कोई 10 बजे होंगे। हाँफती हुई निधि सुमित के घर पहुंची। बिना घंटी बजाए ही उसने घबराते हुए सुमित के घर में प्रवेश किया और उसी घबराहट में सुमित से बोली, लक्ष्य कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे बिना बताए ही तुम्हारे पास चला आया है। लेकिन आंटी जी, लक्ष्य तो यहाँ नहीं आया। क्या कह रहे हो? यहाँ नहीं आया तो फिर कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता आंटी जी, कल परिणाम आने के बाद मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। सुमित, मुझे बताओ कि वह कहाँ हो सकता है? आंटी जी, मैं कुछ कह नहीं सकता कि वह इस समय कहाँ हो सकता है। हाँ, मैं 2-3 दोस्तों से उसके बारे में पता लगाकर आपको बताता हूँ। आप चिंता ना करें, वह आ जाएगा। निधि वापस घर आई और लड़खड़ाती हुई बेड पर गिर पड़ी। उसकी ऐसी दशा देखकर हेमंत भी घबरा गए। निधि ने उसे रोते हुए बताया कि लक्ष्य स्मिथ के यहाँ नहीं है। उसे जल्दी ढूंढने का प्रयास करो, पुलिस को सूचित करो। हेमंत आनन फानन में पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दे आए। वास्तव में हेमंत एक ऑफिस में इंजीनियर के पद पर तैनात थे। अच्छा वेतन पाते थे। निधि भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। लक्ष्य माँ बाप का अकेला बेटा था। पहले लक्ष्य की दादी ही उसे संभालती थी। 6 साल पहले दादी की मृत्यु के बाद लक्ष्य अकेला ही घर पर रहता था। कामकाजी पति पत्नी दोनों का सारा दिन तो ऑफिस में ही बीत जाता था। सुबह 8 बजे घर से निकलें तभी समय पर ऑफिस पहुंच पाएंगे और शाम को घर आते आते 6 बज जाते थे। सुबह का समय खूब भाग दौड़ का होता है। काम वाली बाई काम करके घर की चाबी पड़ोस में दे जाती थी। लक्ष्य दोपहर को 2 बजे स्कूल से आकर चाबी लेकर घर आता और घर में ही बंद हो जाता। कपड़े बदलकर, खाना खाकर थोड़ी देर कोई गेम वगैरह खेलता और फिर गृह कार्य में जुट जाता। स्कूल का काम करने के उपरांत कभी कभी थोड़ा सो भी जाता और कभी कभी टीवी देखने लग जाता। कभी सोए हुए को माँ ही ऑफिस से आकर जगाती। कभी स्कूल का सारा काम कर लेता तो कभी माँ के आने पर कुछ काम करता। निधि शाम को घर आकर लक्ष्य को कुछ नाश्ता करवाती और स्वयं भी कुछ खाती। कुछ देर आराम करने के बाद रसोई के काम में, रात के भोजन की तैयारी और अगले दिन ऑफिस जाने की तैयारी करने में जुट जाती। हेमंत अक्सर रात को 8 बजे तक ही घर आ पाते। इस प्रकार प्रतिदिन की भाग दौड़ में उनके पास लक्ष्य के लिए समय ही ना होता। कभी हेमंत का मूड होता तो लक्ष्य के साथ बात करते और उसकी पढ़ाई के बारे में कुछ पूछ लेते, और कभी मूड ना होता तो लक्ष्य के बुलाने पर भी उसे डांट कर बिठा देते और कहते कि देखता नहीं, मैं अभी ऑफिस से थक कर लौटा हूँ, जा अपना काम कर। इस प्रकार धीरे धीरे लक्ष्य अपने माँ बाप के प्यार से और उनके सानिध्य से वंचित होता चला गया। इस प्रकार दिन बीत रहे थे। एक दिन लक्ष्य स्कूल से आकर कुछ खा पी कर और अपना काम करने के उपरांत टीवी देखते देखते सो गया। जब शाम को निधि आई तो वह भी थकी हुई थी। सिर दर्द की वजह से वह ज़रा आराम करने के लिए लेट गई तो उसकी भी आंख लग गई। जब हेमंत घर आए तो उन्होंने दोनों को सोए हुए देखा और उन्हें उठाया। पूछने पर निधि ने बताया कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। निधि ने उठकर सर दर्द की गोली ली और रसोई में जाकर काम में जुट गई। लक्ष्य भी उठकर अपना काम करने लग गया।
हेमंत के पूछने पर कि उसने अपना काम स्कूल से आकर क्यों नहीं किया, तो उसने बताया कि मैंने सारा काम कर लिया है, बस गणित के कुछ प्रश्न हल करने बाकी हैं जो कि मैंने आपसे समझने हैं। इतना सुनना ही था कि हेमंत क्रोध से आग बबूला हो गए और ऊंची आवाज़ में कहने लगे, स्कूल क्या करने जाता है, कक्षा में तेरा ध्यान किधर होता है। इस प्रकार लक्ष्य को काफ़ी डांटने लगे। निधि भी रसोई घर से कमरे में आते हुए बोली, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, गणित के प्रश्न हल करने में आप इसकी मदद क्यों नहीं कर देते। मैं सारा दिन क्या आराम करके घर आता हूँ, इसमें बच्चे का क्या कसूर है। एक तो वह पहले ही सारा दिन घर में अकेला रहता है और दूसरे आप उसे डांट रहे हो। यह सारा दिन टीवी देखता रहता है, खेलता रहता है, अपना काम क्यों नहीं कर लेता। उसे प्रश्न नहीं आते तभी आपकी मदद मांग रहा है। आपकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, जो बच्चे के काम ना आ सके तो तुम ही करवा दो। मैं क्या क्या कर सकती हूँ तो मैं क्या करूँ। इस प्रकार पति पत्नी दोनों में कहासुनी हो गई और लक्ष्य डर गया। वह अपने कमरे में जाकर रोने लग गया। इस प्रकार अब आए दिन लक्ष्य को लेकर पति पत्नी में तकरार होने लगी। घर के इस माहौल ने लक्ष्य को कुंठित बना दिया था। इस प्रकार समय बीतता गया। एक दिन ऑफिस से आकर निधि और हेमंत ने किसी सहकर्मी के जहाँ पार्टी में जाना था। निधि ने हेमंत से कहा कि आप अकेले ही चले जाओ। हेमंत कहने लगे कि नहीं, सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ आएंगे। लक्ष्य ने भी जाने से इनकार कर दिया। हेमंत और निधि जब भी कहीं जाते, यदि ज़रूरत पड़ती तो लक्ष्य को रितेश जी, जो कि उनके पड़ोसी थे, उनके यहाँ छोड़ जाते थे। आज भी लक्ष्य को रितेश जी के यहाँ ही छोड़ने का विचार किया गया, परंतु लक्ष्य जाने को तैयार नहीं था। हेमंत कहने लगे कि तुम वहाँ पर बैठकर हमारे आने तक पढ़ लेना और रितेश अंकल से गणित के प्रश्न भी पूछ लेना, परंतु लक्ष्य अपने घर पर ही रहने को तैयार था। इस पर हेमंत उसे डांटने लगे तो निधि कहने लगी कि अब छोड़ो ना, बच्चा ही तो है, मैं स्वयं इसे प्यार से समझाकर छोड़ाऊंगी। निधि उसे बहला फुसलाकर रितेश अंकल के घर छोड़ आई। वहाँ भी लक्ष्य गुमसुम सा ही बैठा रहा। रितेश के कहने पर भी ना तो टीवी देखने वाले कमरे में गया और ना ही उनके बच्चों के कमरे में। बच्चे भी अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त थे। लक्ष्य ने वहाँ पर पढ़ाई भी ना की। अनमने मन से बस बरामदे में माँ बाप के आने तक चारपाई पर ही बैठा रहा। रात को करीब 11 बजे निधि और हेमंत आए और उसे अपने घर ले आए। अब लक्ष्य को एकाकी मन बहुत सताने लगा था। वह माँ बाप के प्यार से बिल्कुल ही वंचित हो गया था। माँ बाप भी अपने काम में व्यस्त रहते थे। लक्ष्य को ड्राइंग करने का शौक था। चित्रों के माध्यम से वह अपने मन के भावों को व्यक्त करता था। उसे कविताएं लिखने का भी शौक था। कुछ छोटी छोटी कविताओं में भी कभी कभी अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता था, परंतु उसकी इन रुचियों से उनके माता पिता अनभिज्ञ थे। एक दिन फिर हेमंत और निधि का छुट्टी वाले दिन अपने एक मित्र के जहाँ ताश खेलने का प्रोग्राम था। लक्ष्य को फिर रितेश अंकल के घर छोड़ना था। लक्ष्य ने वहाँ जाने से फिर इनकार कर दिया कि पापा, मैं उनके घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनके बच्चे अपने आप में ही व्यस्त रहते हैं। वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं समझते, ना तो मेरे साथ खेलते हैं और ना ही मुझ में कोई रुचि दिखाते हैं। हेमंत कहने लगे कि तुम कोई काम ढंग से नहीं करते और पढ़ने में भी नालायक हो, इसलिए वह तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम्हें वहाँ जाना तो पड़ेगा ही। हेमंत ने लक्ष्य को ज़बरदस्ती रितेश अंकल के घर भेज दिया। वह वहाँ पर 4-5 घंटे गुमसुम सा बैठा रहा। बच्चों ने उसे खेलने के लिए बुलाया भी, पर वह उनके साथ ना खेला। शाम को माँ बाप के साथ अपने घर आ गया। निधि और हेमंत को रितेश जी ने भी उसके व्यवहार के बारे में बताया कि यह बिल्कुल गुमसुम और उदास रहता है। इसका कहीं कोई इलाज करवाओ, इसे डॉक्टर को दिखाना अत्यंत आवश्यक है। कुछ दिन बाद हेमंत को लक्ष्य के स्कूल बैग में से उसके द्वारा बनाई गई कुछ तस्वीरें मिली, जिसमें उसने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हुए थे, जैसे डाली से गिरे फूलों का चित्र, सूखे पेड़ों के द्वारा पतझड़ का मौसम, अकेला उदास व्यक्ति जो सूखी नदी के किनारे बैठा था। इन चित्रों के माध्यम से मानो उसने अपने मन के भावों को चित्रित किया हो। उसका अपना जीवन मानो सब कुछ होते हुए भी प्यार से वंचित था। सूखी नदी की रेत के समान था।
हेमंत को यह सब चित्र देखकर गुस्सा चढ़ गया। उसके इन भावों को समझने की बजाय हेमंत उसे डांटने लग गए कि तुम्हें शर्म नहीं आती? 10वीं की परीक्षा नज़दीक है और तुम इन रंगों की दुनिया में डूबे हो। तुम्हें तो किसी पेंटर के घर जन्म लेना चाहिए था। हमारे पिताजी के पास तो सीमित साधन थे, जिनकी वजह से मेरी डॉक्टर बनने की इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अब मैं तुम्हें डॉक्टर बनाकर अपनी इच्छा पूरी करूँगा। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, इसलिए आज से अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान लगाओ। निधि हेमंत को रोकने लगी तो उसने निधि को भी डांट दिया कि तुमने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। हमने इसे किस चीज़ की कमी दी है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, पढ़ाई के लिए सब साधन मुहैया करवाए हैं। महंगे से महंगे स्कूल में इसका दाखिला करवाया है। बढ़िया से बढ़िया ट्यूशन रखवाई है। अब पढ़ाई तो इसे करनी ही पड़ेगी, और वह भी मेरी इच्छा के अनुसार। 10वीं की परीक्षा कुछ दिन बाद शुरू हो गई। लक्ष्य ने औसत दर्जे में परीक्षा पास कर ली। उसे अब 11वीं कक्षा में मेडिकल के विषयों के साथ दाखिल करवा दिया गया। वह स्कूल भी जाता था और ट्यूशन पढ़ने भी जाता था। पढ़ाई के यह 2 वर्ष लक्ष्य के लिए बहुत कठिन साबित हुए। कभी कभी वह अपना ड्राइंग करने और कविता लिखने का शौक भी पूरा कर लेता था। एक बार अध्यापक को उसकी पुस्तक में से एक सुंदर सा चित्र मिला, जिसे देखकर वो प्रभावित हुए बिना ना रह सके। उन्होंने हेमंत को बुलाकर समझाया कि आपका बच्चा बहुत बड़ा चित्रकार बन सकता है, अतः उसे रुचि के अनुसार विषयों का चयन करना चाहिए। लेकिन हेमंत ना माने और उन्होंने कहा कि मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। समय अपनी गति के अनुसार चलता रहा। 12वीं की परीक्षा भी हो गई। परिणाम आया तो लक्ष्य के नंबर 65% थे। वह सुमित के पास गया और उसने सुमित से कहा कि पापा से मुझे बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि इतने नंबर मेडिकल में दाखिला लेने के लिए नाकाफ़ी थे। उसने सुमित से कहा कि पापा की आशा के अनुरूप ये अंक बहुत कम है। पापा तो पहले ही मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं। सुमित ने उसे समझाया कि तू चिंता ना कर, मेरे अंक तो तुझसे भी बहुत कम है, कोई बात नहीं। कुछ समय बाद वह अपने घर आ गया। रात को निधि और हेमंत घर आए। लक्ष्य के इतने अंक आने पर हेमंत असंतुष्ट थे। उन्होंने लक्ष्य को थोड़ा डांटा कि इतने कम अंकों से क्या करेगा? तेरी पढ़ाई पर मैंने इतना खर्च किया है, सारा पैसा तूने पानी में बहा दिया है। अब कोई टिक्की चाट बेचने का काम कर लेना। निधि ने अपने आप को संयत किया और कहने लगी, कोई बात नहीं, जो इसके भाग्य में होगा वह मिल जाएगा। रात को लक्ष्य सो नहीं पाया। सुबह उठकर नहा धोकर घर बिना बताए ही वह कहीं चला गया। हेमंत ने उसके दोस्तों से काफ़ी पूछताछ की, परंतु सब व्यर्थ। पुलिस स्टेशन में भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई। पुलिस ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करेंगे। ज्यों ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको सूचित कर देंगे, आप चिंता ना करें। पुलिस अधिकारी ने उन्हें सांत्वना देते हुए घर भेज दिया। निधि का रो रो कर बुरा हाल था। सज्जन मित्र सांत्वना देने के लिए उनके घर आ रहे थे। 2 दिन बीत चुके थे, पर लक्ष्य का कोई पता ना चला। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि कहीं लक्ष्य ने आत्महत्या ना कर ली हो, लेकिन निधि के अनुसार लक्ष्य कभी ऐसा नहीं कर सकता। वह काफ़ी समझदार है, बुज़दिल नहीं है। हेमंत भी बहुत परेशान थे। किसी ने कहा कि लक्ष्य का स्कूल बैग देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। बैग की काफ़ी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की गई तो उसमें से एक कविता की डायरी मिली, जिसमें लक्ष्य द्वारा 8-10 कविताएं लिखी हुई थी, जिनमें उसने अपने एकाकीपन के बारे में भाव व्यक्त किए थे कि वह सारा समय अपने माँ बाप के प्यार से वंचित ही रहा। इसके अलावा डायरी में और कुछ नहीं लिखा था। निधि और हेमंत कह रहे थे कि हमें उसके ड्राइंग बनाने, चित्रकारी करने के शौक का तो पता था, परंतु यह नहीं पता था कि हमारा बेटा इतनी अच्छी कविताएं भी लिखता है। इस कविता में लक्ष्य ने अपने भावों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया था। कहते हैं लोग अक्सर कि वापस आ जाएं वो दिन जब रहना था मुश्किल खिलौनों के बिन। वो माँ का निस्वार्थ प्यार और पिता की फटकार सुन के लगता है मानो बचपन था एक खुशहाल संसार। पर
मेरे बचपन की परिभाषा बिल्कुल थी विपरीत। पड़ती थी हर बात पर फटकार और ना थी कोई प्रीत। माता पिता के पास ना थी अपने काम से फुर्सत। अपना बोझ उतार कर देते मुझे दूसरों के पास रुखसत। बचपन मेरा बीत गया माता पिता के प्यार के इंतज़ार में। अपना पथ खुद बनाना है लगता अब इस संसार में। सब छोड़ अब करना है एक नई राह को संचित। दुआ है रब से ना रहे कोई अपने बचपन में प्यार से वंचित। कविताएं पढ़ पढ़ कर निधि और हेमंत दोनों की अश्रुधाराएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। हेमंत अपने फैसले पर पछता रहा था कि उसने लक्ष्य को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई क्यों नहीं करने दी। उन्होंने उसे समय क्यों नहीं दिया। सच है लक्ष्य हमारे प्यार से सदैव वंचित ही रहा, परंतु अब क्या हो सकता था। हेमंत का लक्ष्य के भविष्य को कहीं दूर अंधकार में ले जा चुका था, जहाँ से लक्ष्य फिर कभी वापस लौट कर ना आया। दोस्तों, यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कृपा करके बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।